नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपकी कल भी क्लास ली थी लाइव में, जिसमें कोई भी वॉइस नहीं आ रही थी। तो मुझे वो क्लास को प्राइवेट करना पड़ा, मैंने अपलोड नहीं की थी। और उससे पहले क्लास ली तो उसमें मुझे ही सेटल करना नहीं आया कि ऑनलाइन कैसे क्या क्लास लेते हैं। और सेकंड क्लास ली तो उसमें नेटवर्क इश्यू हो गया था। बहुत अच्छा आपको कंटेंट देने वाली थी, बहुत अच्छी तैयारी से, लेकिन क्या कर सकते हैं जब नेटवर्क ने ही साथ नहीं दिया। और फिर ऊपर से ये भी है कि सिर्फ एक छोटे से फ़ोन के माध्यम से आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कल मैंने अगर आपका थोड़ा सा भी समय बर्बाद किया तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आज की क्लास में हम करेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्यों करवा रही हूँ। ये पैराग्राफ आप बोलोगे कि मैम ऐसा कुछ टेस्ट स्टेट में मैंने कभी नहीं देखा, तो आप क्यों करवा रहे हो। तो ये इसीलिए करवाया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर जो एस्टेट है हमारा सिलेबस, उसमें मेंशन किया गया है कि गद्यांश आधारित प्रश्न या फिर पद्यांश आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार से सीटेट में प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी में से, इसी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ एक या दो पैराग्राफ आपको सोल्व करना सिखा रही हूँ कि किस प्रकार से इनको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से इसका अर्थ समझाऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है। पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, और उसके बाद आपको पैराग्राफ की लाइन पढ़नी है। जहाँ पर आपको आंसर मिल जाए वहीं पर लाइन खत्म करो और दूसरे क्वेश्चन को देखो, फिर पढ़ो कि क्या पूछा गया है। तो ऐसे करोगे तो इससे आसानी रहेगी। नहीं तो आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर आप प्रश्न पे आओगे तो आप ये भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था, फिर आप फिर पढ़ने जाओगे, तो इससे समय बर्बाद होगा आपका। इसलिए आप सबसे पहले ही ये देख लो कि महिला आरोप्यम नाम नगरम कस्मिन जनपदे अस्ति। फिर आपको देखना कि अस्ति दक्षिणात्य जनपदे महिला आरोप्यम नाम नगरम। तो एक लाइन में ही यहाँ पर हमारा खत्म हो गया कि महिला आरोप्य नामक नगर जो है वो दक्षिणात्य जनपद में है। इस प्रकार से फिर आप छोड़ दो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखो और दूसरा क्वेश्चन जहां पर पैराग्राफ में खत्म हो रहा है वहां तक करो। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अस्ति दक्षिणात्य जनपदे महिला आरोप्यम नाम नगरम, अर्थात कि दक्षिणात्य जनपद में महिला आरोप्य नाम का एक क्या था, नगर था। तत्र वहां पर शकलार्थी कल्पद्रुम है, अर्थात सभी की जितने भी मतलब याचना करने वाले उनके पास आते हैं, उनकी कामनाओं को पूर्ति करने वाले प्रवर मुकुट मणि मरीचिर चंचरी चर्चित चरण युगल है, सकल कला पारंगतो अमर शक्ति नाम राजा भव है। तो यहाँ पर राजा का विशेषण दिया गया है कि जो राजा है वो कैसे हैं, सभी कलाओं में पारंगत है, सभी को जो है याचनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और मरीचि मंचरी चर्चित, मुझे इसका अर्थ पता नहीं, समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा भी लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ का अर्थ समझने से वैसे भी कोई मीनिंग नहीं होता, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए, बस बात खत्म। इसके बाद है तस्य त्रय पुत्रः। तस्य अर्थात उस अमर शक्ति नाम के राजा का कितने पुत्र हैं, 3। और वो पुत्र 3 कौन कौन से हैं, तो वो है 3 पुत्र, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अंत शक्ति। क्या है, अनंत शक्ति है, अंत नहीं है, अनंत। बहुशक्ति, उग्र शक्ति शक्ति और अनंत शक्ति नामानो बभूव। अथ राजा तान शास्त्र विमुखान, अर्थात अथ अथ अर्थात इसके बाद राजा, राजा तान उनको, शास्त्र विमुख से अर्थात शास्त्र से विमुख आलोक्य देख करके, सचिवान सचिवों को, सचिव कौन होते हैं, जिनको आज के जमाने में हम मंत्री वगैरह बोल देते हैं, तो सचिवान क्या होता है, सचिवान अर्थात मंत्रियों वगैरह, तो मंत्रियों को बुलाया और क्या कहा, ज्ञातम एतद भवद्वी यत् मम एते त्रयो अपि पुत्रः, कि आप सभी जानते हैं कि मेरे 3 पुत्र हैं और तीनों की तीनों क्या है, शास्त्र से विमुख है और अविवेक अर्थात विवेक से रहित है।
तत् एतान, इसलिए एतान इन तीनों को, पश्यतो देखो, मैं महदपि राज्यम न सौख्यम आवति, मतलब कि इन तीनों को कोई पढ़ास के ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, इस राज्य में कोई है ऐसा व्यक्ति। फिर अब हमें सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर करना है, हमें इसका अर्थ से वैसे भी कोई मीनिंग्स नहीं था इनका। तो यहाँ पर जो 71 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, महिला आरोप्यम नाम नगरम कस्मिन जनपदे अस्ति, तो ये किस जनपद में है, ये है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि मुझे याद हो चुका है ये पैराग्राफ, अगर आपको याद नहीं है तो आप पैरे पे जा करके देख सकते हैं। तो ये कहाँ से है, दक्षिणात्य जनपद से। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कहता है, क्या चल पड़ता है ये, ये रहा। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना आए, और छोटा भी हो जाएगा क्या ये, नहीं छोटा तो नहीं हो रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72, महिला आरोप्यस्य राजा कह आसीत, महिला आरोप्य के राजा कौन थे, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी विशेषताएं बताई थी मैंने, तो वो कौन था, अमर शक्ति, कौन था, अमर शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति इसके पुत्र थे, और तीसरा कौन था, उग्र शक्ति। ऐसे आपको याद नहीं रखना है, मैंने तो इसको 4-5 बार पढ़ लिया तो मुझे याद हो गया है, लेकिन आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर है अमर शक्ति है पुत्रस्य नाम आसित, तो अमर शक्ति के पुत्र का नाम क्या था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 से अधिक विकल्प उपयुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उग्र शक्ति भी है, बहुशक्ति भी है और अनंत शक्ति भी है, अर्थात 1 से अधिक विकल्प इसके उपयुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74, राज्ञः त्रयः पुत्राः आसन, राजा के 3 पुत्र थे, तो वो कैसे थे ऐसा इसमें हमें बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, देखो, शास्त्र विमुखान तान, अर्थात ये किसकी विशेषता थी, उन तीनों पुत्रों की, तो वो कैसे है, शास्त्र से विमुख है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राज्ञः कान आहूतवान, राजा ने किसको बुलाया, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था सचिवान आहूय, किसको, ये देखो सचिवान, तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, इसलिए तीनों ही गलत हो जाएंगे, और न को अभी उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। चर्चित चरण युगल है कह आसित, तो ये जो मैंने अभी आपको विशेषण बताया था, ये देखो ये रहा चर्चित चरण युगल है, ये विशेषण किसका है ये पूछा गया है, मीन्स कि ये कौन है, तो ये किसके बारे में है, अमर शक्ति राजा के विशेषण है, ये जितने भी विशेषण आए हैं अमर शक्ति के ही आए हैं। फिर है प्र उवाच, यहाँ पर हमें वाक्य पैराग्राफ को देखने की आवश्यकता नहीं है, देखने से ही पता लग रहा है कि प्र उवाच इत्यत्र संधि का है, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, प्र धन उवाच, क्या है, प्र धन उवाच, तो यहाँ पर ए के बाद जब ओ आ जाए तो इसको क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, तो ये गुण संधि होगी, क्या होगी, गुण संधि। फिर आता है हमारा दूसरा पैराग्राफ, 2 ही करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए बस लेके आई थी, कि दूसरे का अर्थ समझ लेते हैं एक बार, कि यद्यपि संसारे बहुनी वस्तुनि संति, कि हालांकि संसार में बहुनी बहुत से प्रकार की वस्तुएं हैं, परंतु परंतु क्या, परंतु विद्या एव, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धनम अस्ति, विद्या ही सबसे श्रेष्ठ धन है, चाहे संसार में कितनी भी वस्तुएं हो, लेकिन विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है विद्या धन सर्वधन प्रदानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में क्या है, प्रधान है। विद्या मनुष्य सब कियम कर्तव्यम जानाति, विद्या मनुष्य के सभी सब कियम कर्तव्य को जानती है।
विद्या एवं मनुष्यो जानाति यत को धर्म है को अधर्म है, अर्थात विद्या ही मनुष्य जानाति, अर्थात विद्या ही एक ऐसी है जो मनुष्य के बारे में जानती है कि उसके लिए क्या धर्म है और को अधर्म है, क्या अधर्म है, किम कर्तव्यम क्या मनुष्य को करना चाहिए और किम अकर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और किम पुण्यम क्या पुण्य है, किम पापम क्या पाप है, अर्थात ये सब चीजें विद्या ही जानती है। किम कृत्वा लाभो क्या करके लाभ मिलेगा, और केन कार्येण व हानि भविष्यति और किस कार्य के द्वारा हानि होगी। स विद्या प्राप्तया सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते, वह जो विद्या है, वह विद्या मतलब जो विद्या ऊपर बताई गई है, जिसके विशेषण इतने बताए हैं, ऐसे विद्या की प्राप्ति के लिए हमें अच्छे मार्ग में अनुवर्तित होना चाहिए। एवं इस प्रकार से विद्या एवं विद्या ही मनुष्यो अस्ति, अर्थात तो जिसके पास विद्या है वो मनुष्य ही मनुष्य है, बाकी सब पशु के समान है। यो मनुष्यो विद्याहीनो अस्ति स कर्तव्य अकर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवद आचरति, अतः स पशुर इति अभिधीयते। जो मनुष्य विद्या से विहीन है वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान से पशु के समान आचरण करते हैं, इसलिए उनको पशु ही कहा जाता है। और विद्याहीन पशु इति, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मनुष्य है कस्मात कारणात पशुवद आचरति, अर्थात मनुष्य जो है किस कारण से पशुओं के रूप में आचरण करता है। तो ये देखो ऑप्शन, एक बार आप ऑप्शन भी देख लिया करो ताकि थोड़ा सा और एनालिसिस हो जाए। तो यहाँ पर कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान से पशु के समान आचरण करता है। कौन करता है, मनुष्य करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा अकर्तव्य के ज्ञान अज्ञान से और कर्तव्य के अज्ञान से, अर्थात एक से अधिक विकल्प आपके उपयुक्त हो जाएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, पशुवद कह आचरति, पशु के समान कौन आचरति आचरण करता है, पशु के समान कौन आचरण करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विद्या सहित पुरुष है, विद्या युक्त मनुष्य विद्याहीन मनुष्य, विद्या से हीन मनुष्य ही क्या करता है, पशु के समान आचरण करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या एव इत्यत्र कह संधि, विद्या एव अर्थात आप समझ ही पा रहे होंगे विद्या धन प्लस एव, तो यहाँ पर आ और ए मिलकर के आई हो गए हैं, तो विद्या वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर है विद्या एव मनुष्यो मनुष्य है भवति, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि जिसके पास विद्या है वही मनुष्य मनुष्य होता है, बाकी सब पशु होते हैं जिनके पास विद्या या ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, हानि ही पदस्य पर्याय पदम, इसके लिए हमें पैराग्राफ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हानि पद के लिए पर्याय पद क्या हो जाएगा हमारा, लाभ। अरे अरे रुको रुको रुको, हानि पद के लिए पर्याय पद पूछा है यहाँ पर, मैं विलोम पद, क्षमा कीजिएगा, लाभ नहीं होगा आपका यहाँ पर। हानि के लिए पर्याय पद है, कोई भी नहीं है इसमें से, क्योंकि पाप पाप अपनी जगह है, अकर्तव्य अपनी जगह है और लाभ अपनी जगह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही होगा, न को अपि उपयुक्त है। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, विद्या पदे विभक्तिर अस्ति, विद्या पद में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी विद्या पद में, विद्या पद में हो जाएगी तृतीया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभि, तो यहाँ पर विद्या तृतीया में बनेगा, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। फिर हम ये नहीं पढ़ेंगे, अब हमने सीख लिया कि इनको किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर चाणक्य के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चाणक्य का पैराग्राफ नहीं पढ़ाऊंगी, चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आचार्य चाणक्य का परिणाम क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मुद्रा राक्षस लगी हुई है, आप सभी जानते भी होंगे, जो पीजीटी के विद्यार्थी है उनको
तो मुद्रा राक्षस में क्या करना है ये प्रश्न। और अगर ना भी लगी हो ना, कहीं आप बोलो कमेंट में मैम नहीं लगी हुई है, मुझे अच्छे से ध्यान भी नहीं है, 99% तो मुझे यही लग रहा है कि लगी। अगर ना भी लगी है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि चाणक्य से रिलेटेड PYQ में भी प्रश्न आए हैं, तो इसलिए आप कर लीजिएगा मैं जो करवा रही हूँ। आचार्य चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो आचार्य चाणक्य का जो अन्य नाम है वो कौटिल्य है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सही नहीं मान सकते, क्योंकि कौटिल्य में ई की मात्रा का फर्क होता है और संस्कृत में ये सभी चीजें नोट की जाती है, तो यहाँ पर मुझे ये गलत लग रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए हम न को अपनी उपयुक्त है मानेंगे। आपको कौटिल्य सही करना है, कौटल्य नहीं। और भी अन्य नाम है इनके चाणक्य के, जैसे विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ये भी चाणक्य का ही नाम है, और वृषल नाम भी चाणक्य का है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, अर्थशास्त्रम विरचितम। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे आपके चाणक्यन। कौन हो जाएंगे? चाणक्यन। अगर ये भी माना जाए, अगर देख लेना वो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये स्टेट में अगर आएगा तो कौटिल्य लिखा ही आएगा। कौटल्य नाम मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कौटल्य भी कहते हैं, तो यह दोनों ही विकल्प ठीक है। फिर है मौर्य कुल भूषणम अस्ति। मौर्य कुल को भूषित करने वाले कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? मौर्य कुल को भूषित करने वाले ये हो जाएंगे चाणक्य, ओ सॉरी चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य कुल के राजा हैं, और चाणक्य उनके आप पंडित कह सकते हैं, पुरोहित कह सकते हैं, कुछ मर्जी कह लीजिए, उनके दरबार में रहते थे। ये हमारे काम का नहीं है। संचालितव्यम इत्यत्र, यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है कि संचालितव्यम इत्यत्र प्रत्यय का है, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है, देखने से ही पता लग रहा है ये प्रत्यय, देखो तव्यत। बभूव इत्यत्र धातु अस्ति। बभूव में धातु कौन सी है? तो यहाँ पर कोई भी धातु ये सही नहीं है, इसमें धातु भू है, भू धातु है, लेकिन भू सीधा ही ऐसे लिखा जाता है, कोई विसर्ग वगैरह नहीं लगती, इसलिए न को अपि उपयुक्त है, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न को अपि उपयुक्त है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष टंकार पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। क्या है? धनुष टंकार पद में संधि विच्छेद क्या होगा? तो धनु प्लस टंकार देख करके आप सहमत बना देना, ये नहीं होगा, ना ही धनुष टंकार होगा, धनुष प्लस टंकार ये होगा, धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार ये हो जाएगा हमारा। और ये कैसे हुआ है? ये हुआ है जैसे क्या कहते हैं, स है यहाँ पर और उसके बाद में ट है, तो इसलिए स हुआ है, इसको स को स में परिवर्तन। ये विसर्ग के कुछ रूल्स होते हैं, विसर्ग संधि में आपने पढ़ा होगा। शुद्धि उपास्य इत्यत्र कह संधि, तो शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये आप सभी ने फेमस उदाहरण है यण संधि का, आपने पढ़ा भी होगा। शुद्धि प्लस उपास्य शुद्धि उपास्य, ये यण संधि का उदाहरण है। तत् प्लस नाम, क्या है? तत् प्लस नाम तन नाम, क्या हो जाएगा? तन नाम। तत् प्लस नाम तन नाम, तत् प्लस नाम तन नाम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तद नाम नहीं होगा, तन नाम नहीं होगा। विष्णु त्राता इत्यत्र संधि पदम अस्ति, तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे पहचान करेंगे। देखो, अगर विसर्ग के बाद स त और थ आ जाए, तो ये जो विसर्ग है ना, ये स में ही परिवर्तन होगा। और अगर विसर्ग के बाद, जैसे हमने पहले वाला उदाहरण पढ़ा था, ट ठ और श आ जाए, या फिर ये वाला स आ जाए, तो ये जो स है ये किस में परिवर्तित होगा? इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप।
और यहाँ पर त्राता में त है पहले, इसलिए यहाँ पर स कौन सा होगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा इसके अंदर। उत प्लस डयनम इत्यत्र संधि अस्ति। उत प्लस डयनम में संधि क्या है, तो यहाँ पर हमारी जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, उड्डयनम। क्या हो जाएगी, उड्डयनम। इसी ये जो ड है इसी का त को भी ड हो जाएगा, तो उड्डयनम संधि हमारी हो जाएगी। ग्रहपति पदस्य समास विग्रह स्यात्, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रहणाम प्रति, सॉरी, ग्रहाणाम प्रति और ग्रहस्य प्रति, ये दोनों ही सही है, इसलिए एक से अधिक विकल्प आपके उचित हो जाएंगे। क्या है, ग्रहपति पदस्य समास विग्रह स्यात्, तो ग्रहपति पद में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य है पुरुष है इत्यस्य समस्त पदम अस्ति, तो राज्य पुरुष, आपको है ना एक बात और आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखो यहाँ पर राज पुरुष और राज्य पुरुष दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये तो आपको नहीं होगी। और आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन डी, तो ये ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ राज पुरुष ही बनता है, राज्य पुरुष नहीं बनता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक हमारा सही होगा, राज्य है पुरुष है, राज पुरुष है। शताब्दी पदे समासो अस्ति, शताब्दी पद में समास है, तो आप सभी जानते हैं शतानाम अब्दानाम समाहार है। क्या है, शतानाम अब्दानाम समाहार है, क्या हो जाएगा, शताब्दी। और ये द्विगु समास में भी होता है और शताब्दी बहुव्रीहि में भी होता है, बहुव्रीहि समास में। तो आपको ऑप्शन एक ही देखने को मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो एक से अधिक विकल्प वाला सही हो जाता, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, द्विगु समास। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रूर कर्मः पदे समासो अस्ति, क्रूर कर्म इस पद में समास है, कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा हमारा, क्रूर कर्म पद में समास होगा वो होगा हमारा बहुव्रीहि। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा रात्रम पदस्य समास विग्रह स्यात्, दिवा रात्रम ये जो पद है इसका समास विग्रह होगा, तो ये क्या होगा, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा दिवा च रात्रिश्च। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दिवाम नहीं बनेगा और सभी में दिवाम है, ये दीवा है तो यहाँ पर रात्रि नाम दे रखा है, इसलिए तीनों ही गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा, न को अभी उपयुक्त है, कोई भी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा वदत पदे प्रकृति प्रत्युष्ट, तो वदत में सभी को पता है वद धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। क्या है, क्षत्रिय शानच नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कारक है पदे प्रत्यय अस्ति, कारक पद में प्रत्यय कौन सा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कारक है पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर कारक में अणुवुल प्रत्यय हो जाएगा, क्री धातु है प्लस अणुवुल प्रत्यय, तो अणुवुल के वो को अकादेश हो जाएगा यु और नाको सूत्र से, और कारक है रूप की सिद्धि हो जाएगी। फिर है भाववाचक संज्ञा विज्ञापितुम प्रत्यय प्रयुंजते, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है भाववाचक संज्ञा का ज्ञान कराने वाला वो प्रत्यय कौन सा है, तो वो है तव प्रत्यय। कौन सा, तव प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, धातुना विशेषणम निर्मातुम धातुना सह प्रत्यय प्रयुज्यते, धातु के साथ किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है क्षत्रिय का भी और
विशेषण बनते हैं ना क्षत्रिय और सानच प्रत्यय से, मतलब क्षत्रिय और सानच प्रत्यय से जो शब्द होते हैं ना वो विशेषण शब्द होते हैं, इसलिए क्षत्रिय और सानच दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, जड़ता पदे प्रत्ययो अस्ति, जड़ता पद में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आसान सा है, तल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय, तल, इसलिए ये तीनों ही गलत है, तो न को अपनी उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 110 का ई सही हो जाएगा। अव्यानि भवन्ति, अव्यय होते हैं, अव्यय की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ पर देखो त्रिषु वचनेषु विभिन्नानि, त्रिषु लिंगेषु विभिन्नानि, नाना विभिन्न होते, सदृश होते हैं, तो तीनों लिंगों में समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। प्लीज आप किसी भी क्वेश्चन को करो तो ध्यान से पढ़ के करना, कहीं आपको त्रिषु वचनेषु बस ये रट रखा हो, उसके बाद क्या लिखा पता ही ना हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 112, असंगत युग्मम अस्ति, असंगत युग्म है, तो इनमें असंगत कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो असंगत है चोर भयम करणीय है, मुझे तो यही असंगत लग रहा है। बाकी मुझे ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया कि पूछा किस तरह से गया है कि पितरौ पाणिपादम, अगर हम द्वंद्व समास को लेकर के चले तो जैसे यहाँ पर भी द्वंद्व है, यहाँ पर भी चोर भयम में भय से पंचमी तत्पुरुष होता है, तो करणीय में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, इसलिए प्लीज आप इसको एक बार छोड़ ही दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 113, प्रवृत्ति साराह खलु मादृशा गिरह इत्यत्र खलु अव्यय अर्थो अस्ति, खलु अव्यय का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर खलु जो अव्यय है वो क्या है, निश्चयार्थक अव्यय है। कैसा अव्यय है खलु, निश्चयार्थक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और बच्चों क्लास आपकी छोटी हो सकती है लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा, इसलिए आप ये मत सोचा कीजिए कि मैम अब हमारी क्लास 1 घंटे की ले लीजिए। अब आप ये बताओ, जैसे और टीचर करते हैं लाइव क्लास ले करके, जैसे आपका समय जो है, जैसे बातें करनी, जैसे मैंने आज ही क्लास ली थी तो मैंने कुछ करवाया भी नहीं और 11 मिनट भी चले गए, तो इससे ना जैसे मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ आपकी, तो चाहे आपको वो रिकॉर्डिंग 30 मिनट की भी मिले लेकिन आपके समय की बचत हो रही है उससे, और आपको कंटेंट जो 1 से 1.5 घंटे में टीचर प्रोवाइड करता है ना उससे भी कम समय में आपको मिल रहा है। इसलिए आप कभी भी समय के बारे में मत सोचा कीजिए कि मैम आप हमारा समय को बढ़ा दीजिए, पेपर नज़दीक आ गया है। और रही बात पेपर की, तो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर मेंशन कर दिया है कि मैं आपकी मैक्सिमम 5 क्लास और लूँगी प्रैक्टिस की, इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई क्लास नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, DTPLS का भी है, एचटेट भी मैं देने चाहूँगी, और CET का भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं 26 और 27 को है। तो प्लीज़ अब इससे ज़्यादा मुझे फोर्स मत कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से आपके लिए जो कर पाना चाह रही थी कर दिया है मैंने। बस 4 से 5 क्लास और होगी आपकी, और एक लास्ट में मिल जाएगी आपको जिसमें हम 2018 से 23 के अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं सारे PYQ एस्टेट के एक ही क्लास में इंक्लूड कर लाऊंगी, और मैराथन ले लूँगी मैं आपकी, तो वो मैं आपकी करवा दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय मिलेगा तो पहले नहीं बोल रही मैं कि करवाऊंगी ही करवाऊंगी, डेफिनेट है, लेकिन वो आपको मिलेगी एस्टेट के एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले, उससे पहले नहीं मिलेगी। CET के एग्ज़ाम से पहले ही दे दूंगी मैं आपको वो, क्योंकि फिर CET का एग्ज़ाम, फिर आप CET की तैयारी करोगे कि एस्टेट की। मैं आपको 26 को जैसे 27 को दे दूंगी मैं, अगर मेरा 26 को CET हुआ तो, अगर मेरा 27 को CET हुआ तो मैं शाम को आकर के वो क्लास बना लूँगी और 28 को आपको मिल जाएगी। तो आपको तो बस एक मोस्टली रिवीजन लेनी है और आपकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए आपको चाहे वो क्लास बिल्कुल शुरू, मतलब जिस दिन पेपर उस दिन मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं 28 को ले लूँगी वो आपकी क्लास, ना किसी का एग्ज़ाम होगा उस दिन, ना कोई बात। क्वेश्चन नंबर 114, आवाम भ्रमावह इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, आवाम भ्रमावह, तो यहाँ पर जो है आवाम भ्रम्यते, आवाभ्याम भ्रम्य, वयम भ्रम्यते, आवाम सैतौते तवम तवम सैतौते
त्वम युवाम यूयम त्वाम यू अहम आवाम वयम। तो यहाँ पर आवाम आवाम है, आवाम को आप आवाभ्याम भ्रम्य, तो ये गलत हो जाएगा। और ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर आवाम ही है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। न को भी उपयुक्त है क्योंकि ये रूप बनता आवाभ्याम आवाभ्याम भ्रम्य ते, ये सही रूप हो जाएगा इसका, आवाभ्याम भ्रम्यते। फिर है मम मित्रम चलचित्रम पश्यति इत्यस्य कर्म वाच्यमस्ति। मेरा मित्र चलचित्र देखता है, यह कर्म वाच्य में परिवर्तन आपको करना है। तो मया मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, मया मित्रेण मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि मम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मित्रेण चलचित्रम दृश्यते हो गया है। कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता भी दूं कि जो कर्म वाच्य जब हम बनाते हैं तो कर्म में तो प्रथमा होती है, प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति, और जो हमारा कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है। तो जैसे यहाँ पर कर्ता, कर्ता कौन है? मित्र, क्योंकि चलचित्र कौन देख रहा है? मित्र देख रहा है, तो इसे यहाँ पर मित्र में तृतीया लग गई है। और ये जो क्रिया होती है ना, ये क्रिया क्या हो जाती है? दृश्यते, पश्यते, गम्यते, इस प्रकार से क्रिया बन जाती है कर्म वाच्य में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दृश्यते, पश्यते, गम्यते, शेरते, तो इस प्रकार से कर्म वाच्य में क्रिया बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर है ते मम मित्राः सन्ति इत्यस्य शुद्ध रूपम भवेत्, वे मेरे मित्र है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ते ही रहेगा और मित्रः मित्राणि हो जाएगा, ते मम मित्राणि सन्ति। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ते मम मित्राणि सन्ति। राधा मात्रे सदृशी अस्ति रेखांकित शुद्ध रूपम भवेत, कोई भी यहाँ पर शुद्ध रूप नहीं है, ना ये ही मात्र है, मात्र कुछ भी शुद्ध रूप नहीं है। कर्म वाच्य कर्म भवति, कर्म वाच्य में कर्म होता है। अभी मैंने बताया कर्म वाच्य जब हम बनाते हैं तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्म में प्रथमा होगी और कर्ता में तृतीया होगी, ध्यान रखिएगा। श्रु धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति, श्रु धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा लंग लकार है, तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, तो अशृणोत, अशृणोत, शृणोत्ताम, अशृणोषि। मुझे जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, बाकी मैं एक बार जांच कर लूंगी इस ऑप्शन की कि ये सही है कि नहीं है, कल बता दूंगी मैं। अगर आपको ये गलत हो, मैंने आपको गलत बताया है, तो प्लीज़ आप ये फालतू की कमेंट मत कीजिए कि मैम आप हमें गलत करवा रहे हो या वो करवा रहे हो, क्योंकि मैं आपको दूसरी क्लास में जब मुझसे बाय मिस्टेक गलती हो जाती है तो मैं आपको दूसरी क्लास में बता देती हूँ। तो प्लीज़ आप किसी से बात करने की थोड़ी सी सेंस सीख लीजिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी तो है जो नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन एक आध ऐसे आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि आप तो हमें गलत करवा रहे हो, हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये है वो है। तो ऐसा कभी भी किसी भी टीचर को नहीं बोलना चाहिए, पोलाइटली बोल दो कि मैम आपसे ये गलती हो गई है, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहता कि आपको कुछ भी गलत प्रोवाइड करवाए। अगर वो गलत करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जो है पौरुष्य पर आँच आती है, उनके ही पुरुषार्थ पर जो है दिक्कत आती है। इसलिए टीचर चाहता है कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे। इसलिए प्लीज़ आप कभी भी, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और, आप पोलाइटली बोल दीजिएगा किसी को भी कि आपने ये गलत बता दिया है, किसी का भी मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम बाद आप जब टीचर बन रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो बाय मिस्टेक आपसे भी गलत बोल दिया जाए और फिर बच्चे आपका मजाक उड़ाए, तो ऐसा मत कीजिएगा। अश धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शात। क्या है? ऑप्शन नंबर बी शात सही होगा।
शात रूप बनेगा। भ्रू धातो हो लट लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति, तो इसका सही हो जाएगा आहु। क्या हो जाएगा? आहु। प्रथम पुरुष का बहुवचन आहु। हन धातो लोट लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति, तो ये बिल्कुल फेमस उदाहरण है और हर बार पूछा ही जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जही। हन धातो लोट लकार आप सभी जानते हैं विसर्ग नहीं आती लोट लकार में कहीं पर भी, इसलिए जही रूप बनेगा। इश धातो लोट लंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। इस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में एक वचन रूप होगा, वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा, इनमें से तो कोई भी नहीं है, ये तीनों ही गलत है, तो न कोपी उपयुक्त है, लेकिन बनेगा क्या? वो बनेगा ऐच्छत। ऐसे बनेगा ऐच्छत। फिर है पति शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पति शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा हमारा पत्य। क्या बनेगा? पत्य। ये मत कर देना, ये हर ये में बनता है, कहीं आप ऐसी गलती कर दो। और पत्य सप्तमी में बनेगा, तो इसलिए चतुर्थी का एक वचन पत्य बनेगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पति शब्द रूप से ये लिया गया है। अहन शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति, तो ये भी गलत है, तीनों के तीनों कोई भी इनमें सही नहीं है। इसका सही रूप बनेगा अह सु या फिर अह सु, ये रूप बनेंगे दोनों, तो ये तीनों ही गलत है, तो न कोपी उपयुक्त है, सही हो जाएगा। एनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। एनम किस शब्द का रूप है? तो इदम का है, हमने पढ़ा था। किसका है? इदम का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 इत्यस्य कृते संख्या पदम अस्ति। संख्या का ज्ञान भी कर लेना, एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर संख्या 73 का क्या हो जाएगा? त्रिसप्तति ही। क्या हो जाएगा? त्रिसप्तति। त्रह सप्तति, त्रयश सप्तति, ये सब नहीं बनते, तो ऑप्शन नंबर हमारा त्रिसप्तति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, एक और कर लीजिए चलो। स्थित पदे प्रत्यय कह। स्थित पदे, इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो ये तय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? तय प्रत्यय हो जाएगा। चलिए ये और कर लीजिए। पूर्व रूप विधायकम सूत्रम अस्ति, तो पूर्व रूप आप सभी जानते हैं एंगः पदांत अति, ये क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। और एंगी पर रूपम पर रूप का सूत्र है, और एंगः पदांतादति पूर्व रूप विधायक सूत्र है। फिर है माहेश्वर सूत्रेषु अंतस्थ वर्णानाम कर्म है क्या। तो माहेश्वर सूत्रों में मैंने आपको जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो आपको अच्छे से बताया था कि हिंदी में य र ल व पढ़ते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों में य पहले आता है, फिर व आता है, फिर ल र फिर ल हया वरट लर्ण। तो इस प्रकार से तो ये हो जाएगा हमारा यह वैरल है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये हिंदी के अनुसार बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है विष्णु वैकुंठम आवसति इत्यत्र वैकुंठे द्वितीया विधायकम सूत्रम अस्ति। वैकुंठ में द्वितीय विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये है हमारा उप अनु अधि आंग वश। क्या है? उप अनु अधि आंग वश, ये हमारा क्या है? उप अनु अधि आंग वश, ये हमारा द्वितीय विधायक सूत्र है, मैंने आपको अच्छे से कारक में करवाया है। शुद्ध वाक्य चुनना है। लता गीतम श्रृण्वती नृत्यति। लता गीतम श्रृण्वती नृत्यंती, तो यहाँ पर तो नृत्यंती है, तो नृत्यंती गलत हो जाएगा, क्योंकि लता एक वचन है, तो नृत्यति ही रहेगा। लता गीतम श्रृण्वती, तो यहाँ पर लता एक वचन है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि लता गीत सुनती है और नाचती है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 133, शुद्धम वाक्यम चिनुत। शुद्ध वाक्य हमें चुनना है, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? शिष्यम व्याकरणम बोधयति। शिष्याय व्याकरणौ बोधयति। शिष्याय व्याकरण है बोधयति। शिष्याय व्याकरण है बोधयति।
ये हम कल देखेंगे। आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।